जी गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो हम कहाँ तक कार्बन तथा इसके यौगिक में कहाँ तक छोड़े थे? तो छोड़े थे हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना तक। तो उनसे आगे पुनः बढ़ते हैं, लेकिन उन चीज़ों को हम पहले रिवाइज कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में किन किन चीज़ों को लेकर हम चर्चा कर चुके थे या किन किन कंपाउंड का अभी तक हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना निकाल चुके थे। चलिए, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कुछ जो भी यौगिक था, जैसे H2, Cl2, F2, उसके बाद CH4 और कुछ कुछ और यौगिक का हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना रखे थे। पुनः उनसे आगे बढ़ते हैं और कुछ यौगिक लेते हैं जिनका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना देखते हैं कि कैसे निकलता है। हम बताए भी थे कि जो भी आइटम है उन आइटम के बाहरी कक्षा में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन को हम बिंदु के द्वारा दर्शाते हैं। उसी संरचना को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बोलते हैं। अब सपोजिंग यहाँ तक तो हम कर लिए थे, अब एक कार्बन डाइऑक्साइड का लेते हैं। किसका लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का। अगर बोल दिया जाए एग्जाम में कि कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना निकालिए, तो हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमको ये जानना है कि जो भी कंपाउंड दिया गया है, द कंपाउंड आर गिवन इन द क्वेश्चन कि CO2, जो क्वेश्चन में कंपाउंड दिया गया उसका नाम है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें देखो कि कार्बन डाइऑक्साइड में एक तो कार्बन है, दूसरा क्या है? ऑक्सीजन है। तो कौन है कम संख्या में? कार्बन है कम संख्या में, चूंकि एक ही कार्बन है, जबकि ऑक्सीजन कितना है? 2 है। जो भी कम संख्या में रहेगा उसको हम सेंट्रल एटम यानी कि परमाणु धातु मानेंगे। उसको लेते हैं सेंट्रल एटम यानी कि उसको बीच में लेंगे। ऑक्सीजन 2 है तो 2 ऑक्सीजन को बाहर बाहर ले लेते हैं, कोई दिक्कत? चाहे ऑक्सीजन को ऊपर लीजिए या एक ऑक्सीजन को नीचे, या इधर लिखिए या इधर लिखिए, बात सेम है। अब हम बढ़ते हैं कि बीच में जो है सेंट्रल जो आइटम है, जो सेंट्रल केंद्रीय परमाणु है, उस परमाणु के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बारे में जानते हैं। हम बताए थे कि जब पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करेंगे तो बाय ट्रिक से हम जितना भी आपको तत्व है, एलिमेंट है, सारा तत्व के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को हम ट्रिक के माध्यम से जान सकेंगे। जैसे ये कार्बन फैमिली का सदस्य है जो 14th ग्रुप में आता है, और 14th ग्रुप में कार्तिक, शिव, गणेश, संग, पार्वती, जितना है सारा जो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, प्लम्बस जिसको लीड सीसा बोलते हैं, ये जितना तत्व है 14वां ग्रुप में यानी 14th ग्रुप में, सभी के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितना इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देखो, चूंकि सेंट्रल एटम में कार्बन है और कार्बन यहाँ भी दिख रहा है, कार्बन के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। हम बताए थे कार्बन के बारे में जब स्टार्ट किए थे तो बताए थे कि कार्बन ही एक ऐसा तत्व है जो न तो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है न ही 4 इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है। तो कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, कोई दिक्कत? अब आते हैं हम ऑक्सीजन के पास। हम बताए थे कि ऑक्सीजन यानी कि 16वां ग्रुप का सदस्य है, उससे टीपो। इन सारे तत्व के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। कितना इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। 6 का कहने का तात्पर्य देखिए, इसको हम सजाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 और 2 6, कोई दिक्कत? तो इस ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 2 2 4 और 6 इलेक्ट्रॉन। हमको पता है कि जो सेंट्रल आइटम जो बीच में है केंद्रीय परमाणु, सबसे पहले उसका हम ऑक्टेट पूरा करते हैं। ऑक्टेट करने का तात्पर्य है कि इसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अभी तक इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। होना चाहिए कितना? 8 इलेक्ट्रॉन। तो कैसे होगा? तो जो भी पड़ोसी आइटम है, जैसे पड़ोसी आइटम एक है ऑक्सीजन, एक पड़ोसी आइटम है ऑक्सीजन, तो दोनों ऑक्सीजन से बराबर इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेंगे। हमेशा जब इलेक्ट्रॉन के बीच में जो साझेदारी होता है, शेयरिंग होता है, दैट मस्ट बी द इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द आइटम इन द वैलेंस शेल। यानी कि किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का बराबर का साझेदारी होता है। तो बराबर का साझेदारी करने का मतलब कि 4 इलेक्ट्रॉन इनके पास है, इन्हें कि 4 इलेक्ट्रॉन इन्हीं से लेके हम ऑक्टेट पूरा कर ले, 2 इलेक्ट्रॉन इनसे लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इनसे लेंगे। तो देखो, देखते जाना है।
ऐसा नहीं कि एक ही एटम से 4 इलेक्ट्रॉन लेके इसका ऑक्टेट हम पूरा कर दिए। दोनों बराबर है, दोनों पड़ोसी से बराबर इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होना चाहिए। देखो 2 इलेक्ट्रॉन इनसे लिए, 2 इलेक्ट्रॉन इनसे लिए, 4 इनके पास पहले से ऑलरेडी था, तो 4 2 6 2 8, यानी अष्टक का नियम पालन कर लिया। इसका मतलब ये ऑक्टेट का नियम पालन कर लिया, इसका मतलब कार्बन अस्थाई हो गया। अब आते हैं ऑक्सीजन के बारे कक्षा में। देखो 6 इलेक्ट्रॉन था, कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये कार्बन इन ऑक्सीजन से कितना इलेक्ट्रॉन लिया था? 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये ऑक्सीजन भी इन कार्बन से कितना इलेक्ट्रॉन लेगा? 2 इलेक्ट्रॉन। उसी प्रकार से ये ऑक्सीजन इस कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन। हमको पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड, यानी कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, यानी कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, इधर भी कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड। जो बच गया इलेक्ट्रॉन उसको बोले थे लोन पेयर, यानी कि लोन पेयर कहने का तात्पर्य है कि वैसा इलेक्ट्रॉन का युग्म जो बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेता है। तुम ही बताओ, ये जो बाहरी ये है इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड बनाने में भाग ले रहा है? नहीं। ये ले रहा है? नहीं। ये भी नहीं ले रहा, ये भी नहीं ले रहा। जो बीच वाला इलेक्ट्रॉन था वही बॉन्ड बनाने में भाग ले रहा था। तो जो बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेता उसको बोलते हैं लोन पेयर। क्या बोलते हैं? लोन पेयर। 11th में जाके पढ़ेंगे और इसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर। चलिए अभी हम निकाले हैं कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब हम आते हैं दूसरा एक आइटम लेते, सॉरी कंपाउंड लेते हैं जिसका नाम है HCl, यानी हाइड्रो क्लोरिक अम्ल। चलिए हम दूसरा लेते हैं कंपाउंड जिसका नाम है HCl, जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl के बारे में अगर हम थोड़ा सा जान ले तो HCl जो पेट में गैस बनता है, पेट में जो गैस बनता है उसी का नाम है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पेट में बनता है, जिसको हम मिटाने के लिए एक बेस लेते हैं जिसका नाम होता है एसिड। जो टेबलेट का इस्तेमाल करते हैं वो बेस है। जैसे एसिड और बेस आपस में मिल गया तो न्यूट्रलाइज कर देगा, उदासीनीकरण कर देगा और पेट दर्द ठीक हो जाता है। इसका मतलब HCl का हमको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाना है। चलिए देखते हैं। हाइड्रोजन और क्लोरीन है, 2 ही तत्व है। हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में सबको पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि क्लोरीन के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 7 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 2 2 4 2 6 और 1 7। हाइड्रोजन अपना ऑक्टेट पहले भी बता चुके हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर पूरा करता है। डुप्लेट का नियम पालन करते हुए हाइड्रोजन अपना ऑक्टेट पूरा करता है, जबकि क्लोरीन अपना ऑक्टेट पूरा करेगा 8 इलेक्ट्रॉन लेके। तुम ही बताओ कि ऑलरेडी पहले से क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन था। 1 इलेक्ट्रॉन अगर हाइड्रोजन से शेयर करके बॉन्ड बनाएगा तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट और हाइड्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट। चलो क्लोरीन इस हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन लिया, हाइड्रोजन भी अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया और क्लोरीन भी अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। हाइड्रोजन क्लोरीन के बीच में कौन बॉन्ड बन रहा है? सिंगल बॉन्ड बन रहा है। जो बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेगा उस जोड़ा को हम बोलेंगे लोन पेयर। तो अभी तक हम देखते आ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना अलग अलग कंपाउंड का कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले जिस कंपाउंड का निकालना है उसमें उपस्थित तत्व के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी लेना अति आवश्यक है। चलिए एक दूसरा हम क्या कहते हैं कंपाउंड लेते हैं जिसका नाम है NH3। इसको एमीन भी बोलते हैं। NH3 नाइट्रोजन, 3 हाइड्रोजन, तो 3 हाइड्रोजन। कोई दिक्कत? जो कम संख्या में है उसको बीच में डालते हैं, जो ज़्यादा संख्या में हाइड्रोजन 3 को है तो तीनों को अलग अलग कर दिए। अब तुम्हारा इच्छा है तो इस हाइड्रोजन को यहाँ भी रख सकता है, यानी कि पोजीशन डिपेंड्स ऑन योर माइंड। जिस तरह से आपका माइंड कहता है उस तरह से आप पोजीशन को सेटअप कर लीजिए। कोई दिक्कत? इस हाइड्रोजन को यहाँ भी रख सकते हैं, जहाँ रखना है वहाँ सेटअप कर लीजिए। बस नाइट्रोजन के सराउंडिंग होना चाहिए, चारों तरफ होना चाहिए वो। अब हमको पता है कि नाइट्रोजन हमको बताए थे ट्रिक बाय नाना पापा आज सब बीमार, ये सब ट्रिक है। यानी इन सबों के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? तो 5 इलेक्ट्रॉन होगा। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये आपको 15वां ग्रुप का सदस्य है और इन सबों के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। चलिए तो हम जानते हैं NH3 एमीन के बारे में जानकारी लेते हैं कि एमीन में 3 हाइड्रोजन है, 3 सराउंडिंग हाइड्रोजन है, जबकि सेंट्रल आइटम है नाइट्रोजन।
नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। तो 5 इलेक्ट्रॉन हम लिखते हैं, यानी 1 2 3 और 4 और 5। कोई दिक्कत? हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन लिख लो भैया, 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, तो हो गया। हमको जो पहले बीच में रहता है उसका ऑक्टेट पूरा करते हैं। बीच में था नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन था। नाइट्रोजन अपना अष्टक ऑक्टेट पूरा करेगा, 8 इलेक्ट्रॉन लेके। कितना इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। है कितना इसके पास? 5 इलेक्ट्रॉन। तो 3 इलेक्ट्रॉन बच गया। जरूरत है 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से, 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से, 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से। अब देखो नाइट्रोजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने जा रहा है बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन बिटवीन द नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। चलिए बहुत बढ़िया। नाइट्रोजन अभी तक अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर चुका है, जबकि हाइड्रोजन जब अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है तो वो ड्यूप्लेट के नियम का पालन करते हुए, और ड्यूप्लेट का नियम कहता है यदि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहे तो उस नियम को हम ड्यूप्लेट का नियम कहते हैं। तो हाइड्रोजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेके। ये हाइड्रोजन भी 2 इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन भी 2 इलेक्ट्रॉन। अब तुम ही बताओ कि 2 इलेक्ट्रॉन के मिलने से कितना बॉन्ड बनेगा? सिंगल बॉन्ड। फिर अगर 2 इलेक्ट्रॉन और आ गया तब कितना? फिर सिंगल बॉन्ड तैयार हो गया, डबल बॉन्ड। यानी कि डबल बॉन्ड बनाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है जी? 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन यानी सिंगल, 2 इलेक्ट्रॉन यानी सिंगल, 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि सिंगल बॉन्ड का निर्माण हो रहा है। और जो 1 इलेक्ट्रॉन का युग्म बच जाएगा उसको लोन पेयर, दैट विल नॉट टेक पार्ट इन द केमिकल बॉन्डिंग, क्योंकि ये बॉन्ड बनाने में भाग नहीं ले रहा है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द लोन पेयर। चलिए अभी तक हम सीखे हैं कि किस तरह से किसी भी कंपाउंड का, किसी मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना निकालते हैं बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो हम देख लिए कि अलग अलग कंपाउंड का इस तरीका से किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को रखकर उसके ऑक्टेट का नियम या डुप्लेट का नियम का पालन करके तत्व या यौगिकों को हम स्थायी करते हैं इस संरचना के द्वारा। चलिए अभी तक हम 3 कंपाउंड को बना चुके हैं। सबसे पहले आप तीनों कंपाउंड को उतारिए, उस वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद पुनः हम आगे आते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के कुछ और यौगिक पर। चलिए तो अभी तक हम क्या सीख लिए कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हम कैसे कैसे निकालते हैं, और अलग अलग कंपाउंड के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के बारे में जानकारी हम ले चुके हैं। और आते हैं, चलिए 1 2 और कंपाउंड लेते हैं जिसके बारे में जानते हैं कि किस तरह से उसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना निकाला जाता है। तो अभी तक हम थोड़ा सा डिफरेंट मॉलिक्यूल्स नहीं लिए हैं या डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं लिए। अब थोड़ा आते हैं अलग अलग थोड़ा सा कंपाउंड के बारे में जानकारी। जैसे जो शुद्धतम है, थोड़ा सा जल के बारे में जानते हैं, जल का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना निकालते हैं। फिर एक हाइड्रोजन सल्फाइड के बारे में, फिर कुछ मीथेन, इथेन, प्रोपेन, जितना भी हाइड्रोकार्बन है उन सबों के बारे में हम जानेंगे। चलिए तो हम आते हैं जल का H2O का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना निकालते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना निकालते हैं किसका? तो जल का, जो पीने योग्य H2O, जल ही जीवन है। तो जानते हैं जल का। देखो जल का जैसे ही हम कंपाउंड के बारे में, जल के बारे में जानते हैं, तो जल में ऑक्सीजन कम संख्या में है। तो जो कम संख्या में रहता है उसको हम सेंट्रल आइटम में यानी केंद्रीय परमाणु के रूप में रखते हैं। तो ऑक्सीजन को रख लिए। उसके बाद क्या है? एडजेसेंट आइटम है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को रखिए। हाइड्रोजन के रखने के बाद हमको पता है कि ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। अभी तक हम यही तो सीखे हैं कि ऑक्टेट हमेशा जो पहले जिसका ऑक्टेट पूरा करना है वो है सेंट्रल आइटम। तो सेंट्रल आइटम का पहले ऑक्टेट कंप्लीट कीजिए। जो बीच में है परमाणु, सबसे पहले उसका ऑक्टेट पूरा करना है। बीच में क्या परमाणु है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में कितना है? 6 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। 8 अष्टक का नियम पालन करना चाहिए। तो 8 कैसे होगा? 1 इससे लेगा और 1 इस पड़ोसी से। देखो
जैसे ही लिया इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। कंप्लीट का मतलब इसका 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। अब हाइड्रोजन पर जैसे आते हैं, हाइड्रोजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है 2 इलेक्ट्रॉन लेके, ये हाइड्रोजन भी अपना ऑक्टेट करेगा 2 इलेक्ट्रॉन लेके, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में फिर सिंगल बॉन्ड, यानी जल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में कितना बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। जितना बॉन्ड उतना सहसंयोजक बंधन। तो कोई इसमें अगर पूछ देगा कितना सहसंयोजक बंधन है, तो बंधन की संख्या 1। किस प्रकार का बॉन्ड है, जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे, रासायनिक बंधन के बारे में पढ़ेंगे, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच बाइंड्स टुगेदर आइटम मॉलिक्यूल्स और आयन, दैट इज केमिकल बॉन्डिंग। जब केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि बॉन्ड के प्रकार, बंधन के प्रकार। तो बंधन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एक होता है वीक बॉन्ड। फिर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में भी अलग अलग प्रकार के बॉन्डों का वर्गीकरण करेंगे। जैसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में यानी मजबूत में, यानी कि दुर्बल नहीं, आप उसको हिंदी में कह सकते हैं ये प्रबल बंध में पढ़ेंगे कोवैलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजक बंधन। उसके बाद आयनिक बॉन्ड, उसके बाद हम पढ़ेंगे अलग अलग प्रकार के बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो सहसंयोजक इसीलिए कहते हैं क्योंकि शेयरिंग से बना है, इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से, इसमें बराबर इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं सहसंयोजक बंधन। अब देखिए एक H2S का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हमको निकालना। H2S का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना निकालना है। हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर इज लिस्ट इन अमाउंट, दैट्स वाई कि सल्फर को हम सेंट्रल आइटम मानेंगे क्योंकि कम संख्या में उसको बीच में रखते हैं। हाइड्रोजन 2 गो है तो बार बार एडजेसेंट आइटम हो गया। हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में पता है सबको 1 इलेक्ट्रॉन, सल्फर के बाहरी कक्षा में सबको पता है कि 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन अपना, सल्फर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा 8 इलेक्ट्रॉन, जबकि हाइड्रोजन सबको पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन, सबको पता है 2 इलेक्ट्रॉन, यानी फिर सल्फर और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड। जो बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेगा उसको बोलेंगे लोन पेयर। यानी अभी तक हम अलग अलग कंपाउंड के इलेक्ट्रॉन संरचना के, बिंदु संरचना के बारे में पढ़ चुके हैं। और आपका इसमें होमवर्क के लिए थोड़ा सा हम दे देते हैं कि होमवर्क के लिए आपको जो बनाना है HW के लिए, वो है आपको S8 का बना के लाना है। S8 का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। फिर नहीं बनेगा तो इसके आगे हम पुनः कल इसको डिस्कशन करते हुए अगले टॉपिक को पढ़ेंगे। लेकिन चलिए, तो अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या हुआ। सबसे पहले हम स्टार्ट किए थे कार्बन के बारे में, फिर बताए थे कार्बन के यौगिकों की संख्या सबसे अधिक होने का क्या कारण है। तो पहला कारण बताए थे चतुसंयोजकता, टेट्रावैलेंसी, जबकि दूसरा कारण हम बताए थे श्रृंखलन गुण यानी कि कैटेनेशन प्रॉपर्टी। अभी हम दूसरा टॉपिक को जब छेड़े थे तो उसका नाम था इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, जिसको लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी कहते हैं। उस सारे स्ट्रक्चर के अलग अलग कंपाउंड का अलग अलग स्ट्रक्चर के बारे में हम जानकारी लिए। होमवर्क में दिए हैं S8 का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के बारे में। अब इसके बाद जो हम नया टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है, आपको उस टॉपिक का नाम है अपरूपता। अपरूपता, जिसको हम एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन भी पढ़ते हैं। कार्बन की अपरूपता के बारे में पढ़ेंगे, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन के बारे में, यानी कि अपरूपता के बारे में। ठीक है, चलिए अपरूपता हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन अपरूपता को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये समझना अति आवश्यक होगा कि अपरूपता है क्या। लेकिन उससे पहले एक एग्जाम्पल को समझिए। जिस तरह से हम लोगों के परिवार में या हम लोगों के मानव जाति में ऐसा माना जाता है कि सबसे ज़्यादा जो जिस गुरुओं के मानने की संख्या है, तो जैसे महादेव शिव को हम लोग अपना गुरु मानते हैं और इनको पूजने वाले भक्तों की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो महादेव शिव जो है यही सब देवताओं का एक रूप है। इसी के अलावा सरस्वती जी है, फिर क्या है लक्ष्मी जी है, फिर क्या है अलग अलग देवी देवताओं का संगम है महादेव जी। कहने का मतलब ये जो अलग अलग देवता है यानी सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती, जो भी अलग अलग देवता हैं, इनका अलग अलग काम है। लेकिन सबका एक मुख्य काम है कि लोगों का भलाई करना। लेकिन अलग अलग काम कहने का तात्पर्य ये है कि सरस्वती जी का काम है कि विद्या देना। विद्या के लिए हम लोग सरस्वती जी का पालन पूजा करते हैं। जबकि धन के लिए किसको करते हैं जी?
लक्ष्मी जी का, फिर पार्वती जी का अलग अलग काम है। यानी लेकिन सबका काम के अनुसार से हम लोग अलग अलग देवी देवताओं को पूजते हैं कि अगर हम विद्या के लिए पूजना है तो माता सरस्वती की पूजा करते हैं, जबकि धन के लिए करते हैं तो लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। ठीक उसी प्रकार से लेकिन सबों का सार्वजनिक जो काम है तो लोगों की भलाई करना है, चाहे धन के रूप में हो या विद्या के रूप में हो या अन्य तथ्यों के रूप में हो, सबों का काम है कि भलाई होना चाहिए लोगों का। ठीक उसी प्रकार से कार्बन के बारे में जानते हैं। कार्बन के अपरूपता के बारे में हम जानेंगे, यानी कि एक ही तत्व का, महादेव का ही ये अलग अलग रूप है। यानी कार्बन का ही वह रूप होगा, चाहे हीरा हो, ग्रेफाइट हो, फ्लोरीन हो, चारकोल हो, ये सब मिलकर कार्बन का ही बना होगा, लेकिन सबका अलग अलग काम है। तो एक ही तत्व के वैसे रूप, यानी महादेव का ही सब रूप है, यानी कार्बन का ही वो सब रूप है, यानी कार्बन का ही सब रूप है। एक ही तत्व के वैसे रूप जिनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न, भौतिक गुण, ये सब गुण देखो अलग अलग है ना, लेकिन रासायनिक गुण का मतलब सबका एक साथ भलाई करना, वही रासायनिक गुण, लेकिन अलग अलग जो काम है वो हो गया भौतिक गुण। यानी जिनके भौतिक गुण देखो अलग अलग है, इसलिए अलग अलग देवी देवताओं का पूजा। भौतिक गुण भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न या विभिन्न है, जबकि रासायनिक गुण एक समान है। रासायनिक गुण एक समान होना चाहिए, रासायनिक गुण एक समान होना चाहिए। फिर से समझिए, एक ही तत्व के यानी महादेव के ही सब रूप होंगे, लेकिन जिसके भौतिक गुण अलग अलग, लेकिन रासायनिक गुण एक साथ लोगों का भलाई करना। तो एक ही तत्व के वैसे रूप जिनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न लेकिन रासायनिक गुण एक समान हो, एक दूसरे के अपर रूप कहलाते हैं, तथा इन संपूर्ण घटना को अपर रूपता कहते हैं। क्या कहते हैं? अपर रूपता कहते हैं। तो हम पढ़ते हैं बाय डेफिनेशन के थ्रू, इनको क्या पढ़ेंगे, तो हम पढ़ते हैं अपर रूपता के बारे में। अपर रूपता है क्या, क्या क्या कार्बन के अपर रूप हो सकते हैं, और किन किन को हमको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है, और कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन अपर रूपता से पूछे जा सकते हैं। इन सारी संभावनाओं को एक क्वेश्चन के थ्रू जाना सकता है। और यह भी जान लीजिए कि अपर रूप के बारे में कई बार एग्जाम में पूछे जा सके हैं, इसीलिए इनको कम में मत आंकिए, और ये VVI भी क्वेश्चन माना जा सकता है। तो अपर रूपता के बारे में हम जानते हैं क्या है परिभाषा। तो एक ही तत्व के वैसे रूप जिनके भौतिक गुण समान, भिन्न भिन्न, जिनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न यानी अलग अलग, भिन्न भिन्न, तथा रासायनिक गुण एक समान हो, एक दूसरे के अपर रूप होते हैं, एक दूसरे के अपर रूप होते हैं, तथा इसकी घटना को अपर रूपता कहते हैं। संपूर्ण घटना को क्या बोलेंगे? अपर रूपता। ये हो गया आपको अपर रूपता का परिभाषा। एक ही तत्व का मतलब कार्बन का ही सब रूप होगा, लेकिन जिनका भौतिक गुण तो अलग अलग होगा, लेकिन रासायनिक गुण एक समान होगा, एक दूसरे के अपर रूप कहलाते हैं, लेकिन इसकी घटना को अपर रूपता कहते हैं। अब देखिए, चूंकि कार्बन का ही रूप है तो कार्बन के कई अपर रूप हैं, कार्बन के कई अपर रूप हैं, लेकिन सारे अपर रूप के बारे में पढ़ना नहीं, जो मुख्य है उन्हीं को पढ़ना है। लेकिन हम लिखा देते हैं कौन कौन से अपर रूप है। कार्बन के कई अपर रूप है, जैसे आपको हीरा, फिर पढ़ेंगे ग्रेफाइट, फिर फ्लोरीन, इंग्लिश में फ्लोरेंस कहते हैं, फिर हो गया चारकोल, फिर हो गया आपको कोयला। ये सभी कार्बन के अपर रूप है। ये सभी किसके अपर रूप है?
कार्बन के। लेकिन मुख्य जो पढ़ना है हमको वो हीरा ग्रेफाइट के बारे में पढ़ना है, इन दोनों के अंतर के बारे में पढ़ना है। ये दोनों का अंतर 2 नंबर्स का पूछा जाता है, 2 मार्क्स का फिक्स पूछा जाता है, इसीलिए ये दोनों एग्जाम दृष्टिकोण से भी दिया है। तो अभी तक पहले डेफिनेशन को उतारिए, आगे पुनः बढ़ते हैं इनके अंतर को लेकर। तब तक के लिए आप वीडियो को पॉज कीजिए, उतारिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फिर हीरा ग्रेफाइट के अंतर के बारे में, कि दोनों में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डायमंड एंड ग्रेफाइट। तो फिर पुनः बढ़ते हैं हम हीरा और ग्रेफाइट के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट रिव्यू जानते हैं कि हीरा का क्या विशेषता है, क्या फीचर्स हैं, और ग्रेफाइट की क्या अपनी विशेषता है। तो अगर हीरा के बारे में यानी कि हम डायमंड के बारे में जानते हैं, और अगर हम ग्रेफाइट के बारे में जानते हैं तो थोड़ा सा जान लीजिए, फिर उसके बाद तो अंतर हम लिखाना है ग्रेफाइट के बारे में। ग्रेफाइट दोनों में अंतर पूछा जाता है, क्वेश्चन भी ऐसा पूछा जाता है कि हीरा तथा ग्रेफाइट में अंतर स्पष्ट कीजिए, और 2 नंबर्स का ये पूछा जाता है। तो जानते हैं थोड़ा सा शॉर्ट रिव्यू पहले हीरा के बारे में, कि इसमें जो है हीरा में प्रत्येक कार्बन अपने पड़ोस के 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़े रहते हैं। बहुत बढ़िया। जबकि ग्रेफाइट में जब हम आते हैं तो कार्बन अपने पड़ोस के 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़े रहते हैं। बहुत बढ़िया। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। हमको जहाँ तक पता है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, और इसी वैलेंसी के कारण कार्बन चतुस्संयोजकता का गुण भी दर्शाता है। यहाँ कार्बन की वैलेंसी देखिए हर जगह 4 होना चाहिए, यहाँ 4 है तो 4 एटम भी कनेक्ट है। इसका मतलब एक भी इसमें इलेक्ट्रॉन बाकी नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन बाकी नहीं है तो इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं जनरेट होगा, क्योंकि नियम है कि जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है वही फ्री इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट होगा, और जब चार्ज जनरेट होगा तो उसी का कारण करेंट होता है, यानी कि विद्युत धारा का सुचालक की बात करेंगे। लेकिन इसमें जब आते हैं ग्रेफाइट के बारे में, तो इसमें प्रत्येक कार्बन अपने पड़ोस के 3 अन्य परमाणुओं से कार्बन परमाणु से जुड़े रहते हैं। जबकि कार्बन का तो वैलेंसी 4 होता है, लेकिन जुड़ा हुआ है कितना आइटम, 3 आइटम, तो 1 इलेक्ट्रॉन तो बच गया। जो 1 इलेक्ट्रॉन बच जाता है उसी को बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन या हिंदी में इसको बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण इलेक्ट्रिक करेंट का जनरेशन होता है। कोई पूछेगा अगर हम स्विच डालते हैं तो पंखा चलना स्टार्ट हो गया, इसका कारण क्या है, तो इलेक्ट्रॉन तार के थ्रू पंखा को चलाने में संयम बरत रहा है, यानी कि तार में कौन सी दौड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है, यही फ्री इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है, जिसके कारण इलेक्ट्रिक करेंट का जनरेशन हो रहा है। यही कारण है कि ग्रेफाइट क्या है एक्चुअली में, जो पेंसिल हम लोग इस्तेमाल करते हैं ग्रेफाइट का पेंसिल, उस पेंसिल के नोक में जो जिसका बना रहता है वही है ग्रेफाइट। उसको अगर हम बोर्ड में डालते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट महसूस करते हैं। क्यों महसूस करते हैं, तो यही मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु अपने पड़ोस के 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़े रहते हैं। एक फ्री रेडिकल्स है जिसके कारण इलेक्ट्रिक जनरेट होता है, जबकि इसमें एक भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। तो पहला अंतर तो यही हो गया कि इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु अपने पड़ोस के 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़े हैं, जबकि इसमें 3 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़े हैं। दूसरा अंतर, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, जबकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तीसरा अंतर देखिए, जब मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा तो विद्युत का सुचालक होगा, इलेक्ट्रिक करंट होगा, तो ये विद्युत का कुचालक, ये विद्युत का सुचालक। जो कार्बन अपने पड़ोस के 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़े रहते हैं, और जुड़ने के कारण जो संरचना का निर्माण होता है उसे संरचना को बोलते हैं चतुष्फलकीय टेट्राहाइड्रल संरचना बोलते हैं। तो यार टेट्राहाइड्रल इन नेचर। तो हम एक एक अंतर के बारे में जानते हैं, ये समझाने के लिए हम थोड़ा बता दिए। पहला अंतर है कि इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु अपने पड़ोस के 4 अन्य परमाणुओं से जुड़े रहते हैं। 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़े रहते हैं।
जबकि इसमें 3 अन्य परमाणु, इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु अपने पड़ोस के 3 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़े रहते हैं। चलिए अभी हम समझाएं कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, जबकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के कारण ये विद्युत का सुचालक, जबकि ये विद्युत का कुचालक, यह विद्युत का कुचालक होता है। यह विद्युत का कुचालक, यह विद्युत का कुचालक। वैसे देखिए अभी तक 3 अंतर। पहला अंतर पढ़ा है कि कार्बन परमाणु पड़ोस के 4 अन्य परमाणु से जुड़ा रहता है, इसमें 3 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। दूसरा अंतर, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, जबकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। आगे देखिए, यह विद्युत का कुचालक होता है, यह विद्युत का सुचालक होता है। हम बताए हुए थे कि ग्रेफाइट यानी पेंसिल को जिस तरह से अगर हम बोर्ड में जिससे पिन ऑफ करवाते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट महसूस करते हैं, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। अब आगे आते हैं चौथा। हम बताएं कि कार्बन एक्चुअली में जैसे हम 11th क्लास में जाते हैं तो कार्बन का जो संरचना होता है वो आपको इस प्रकार से होता है। ऐसे बीच में सेंट्रल एटम और एक कार्बन ऊपर से रहता है। इसी संरचना को हम कहते हैं चतुष्फलकीय। क्या बोलते हैं? चतुष्फलकीय। अगर मार्कर ज़्यादा मिल जाए तो इनके थ्रू हम समझाने में संभव हो पाएंगे कि चतुष्फलकीय संरचना किसको बोलते हैं। देखिए यहाँ इस टाइप के संरचना को हम बोलते हैं चतुष्फलकीय संरचना। बीच में सेंट्रल है कार्बन और देखिए 4 अन्य कार्बन परमाणु जुड़ा हुआ है। इसके बीच में जो बॉन्ड होता है, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है। चलिए ये तो हम 11th में पढ़ेंगे और बाद में जानेंगे कि 11th के चैप्टर में जो केमिकल बॉन्डिंग है उसमें हम जानेंगे कि किस प्रकार से बॉन्ड एंगल होता है, जो बॉन्ड ऑर्डर होता है उसको हम जानेंगे। चलिए अब चौथा अंतर हम जानते हैं कि क्या होता है। हम बताए थे कि इसकी जो संरचना होगा वो नियमित चतुष्फलकीय संरचना होता है। इसकी संरचना चतुष्फलकीय। जबकि इसकी संरचना षटकोणीय। बहुत बढ़िया। अगला अंतर, जब हम हीरा को डालते हैं, अगर रूम में रख देते हीरा चमकता है, यह अत्यंत चमकीला होता है। जबकि ग्रेफाइट को रखेंगे तो यह धूसर होता है, यानी जो चमकता नहीं है, यानी कि यह अत्यंत चमकीला होता है। यानी डायमंड अत्यंत चमकीला होता है, और जबकि यह धूसर होता है। धूसर, चमकीला का विपरीत को हम धूसर कह सकते हैं। चलिए दूसरा और अगला अंतर आप जानते भी हैं कि हीरा को छूने से, बताइए हीरा हार्ड है कि सॉफ्ट है जी? हीरा को जब छुएंगे तो हार्ड है कि सॉफ्ट है? कठोर होता है, यानी कि हीरा कठोर होता है। यह अत्यंत, अगला अंतर आप अपने से भी लिख सकते हैं, यह अत्यंत कठोर होता है,
जबकि यह मुलायम होता है। जैसे ग्रेफाइट जो पेंसिल का नोक है उसको हम जब छूते हैं तो वह पूरे मुलायम होता है। यानी कि हीरा के बारे में जानेंगे तो हीरा अत्यंत कठोर होता है, जबकि ग्रेफाइट अत्यंत चमकीला होता है। तो यही देखिए VVI है, 2 नंबर में पूछे जाने की संभावना है और कई बार बोर्ड्स, बिहार बोर्ड इनको रिपीट भी कर चुका है इस क्वेश्चन को। तो एग्ज़ाम दृष्टिकोण से, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन को निश्चित रूप से इम्पोर्टेंट मानिए और वीडियो को पॉज कीजिए, इस दोनों के अंतर को आराम से उतारिए, फिर आगे हम पुनः बढ़ेंगे।